नमस्कार। धीरेन्द्र पुंडीर ऑफिशियल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। रात भर अलग अलग शहरों में खतरे के सायरन बजते रहे। सड़कों पर घायलों को लेकर जलती बुझती लाइटों के साथ एम्बुलेंस दौड़ती रही। अस्पताल में खून से भरे हुए वस्त्रों के साथ लोग दिख रहे थे और सुबह हुई तो आसमान में चारों तरफ काला धुआं दिख रहा था। जी हां, ईरान और इजराइल के वॉर की अगर अपडेट आप कुछ शब्दों में बताना चाहें तो यही है जो कल रात ईरान और इजराइल ने आज सुबह देखा। ये लगातार चलती हुई लड़ाई अब और गहरे संकट की तरफ जा रही है, इस पर चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ केदारनाथ में एक यात्री जो हेलीकॉप्टर है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया, उसमें पायलट के साथ साथ जो तीर्थयात्री थे उनकी भी मृत्यु हुई है। ये आज सुबह की ही घटना है और इस तरह की घटनाएं कितनी हो चुकी और क्या होता है इस पर भी हम बात करेंगे। इसके साथ साथ एक वो ऐसी घटना, एक आतंकी संगठन हिजबुत उत तहरीर है, ये नाम शायद आपने सुना नहीं होगा, क्योंकि एक बात ज़रूर मैं कहूँगा कि पूरी दुनिया में जो भी आप राष्ट्र देखते हैं जो आतंक से लड़ते हैं तो वहाँ पूरा राष्ट्र आतंक से लड़ता है, कुछ सुरक्षा एजेंसियां नहीं। लेकिन हिंदुस्तान में इसका थोड़ा सा उलट दिखाई देता है। यहाँ सुरक्षा एजेंसियां ही सिर्फ आतंक से लड़ती दिखती हैं, यहाँ के आम आदमी नहीं, क्योंकि उनको आतंकी संगठनों के बारे में ज़रा सा भी मालूम नहीं होता। उनकी संवेदना सिर्फ तब जागती है जब कोई बड़ा हादसा होता है, जब सैकड़ों लाशें गिर जाती हैं। तो लेकिन हिजबुत तहरीर दुनिया का इतना खतरनाक संगठन है और वो हिंदुस्तान में अलग अलग जगह अपनी जड़ें जमा रहा है। कल हिंदुस्तान की प्रीमियर जो एजेंसी है एंटी टेररिज्म के लिए, एनआईए ने फिर मध्य प्रदेश में अलग अलग जगह दर्जन भर छापे डाले और उसमें कुछ जानकारियां हासिल की। वो मैं आपको बताऊंगा कि इस संगठन के बारे में क्या है। और आखिर में चूंकि हम लोग रविवार को इतिहास के एक पन्ने पर भी बात करते हैं, उस अनछुए पन्ने पर जिस इतिहास को वामपंथी इतिहासकारों ने या एक पूरी लेफ्ट लॉबी ने दबाया, यानी आज हम बात करेंगे हिंदुस्तान के उस आखिरी हिंदू सम्राट की जिसने एक बार को इन बाहरी हमलावरों के राज को खत्म कर दिया था। उस महान बादशाह ने माफ़ कीजिएगा, उस सम्राट ने अपनी 22 लड़ाइयों में से एक भी लड़ाई नहीं हारी थी और आखिरी लड़ाई वो सिर्फ किस्मत के सहारे हारा, और जब वो हारा तो हिंदुस्तान की किस्मत भी हार गई थी। आखिर उसकी समाधि कहाँ है, क्या आप जानते हैं उसका नाम? इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं हम लोग केदारनाथ के उस हादसे के साथ। उसमें ये जो सुबह सुबह आज 15 जून की सुबह लगभग 5:15 बजे की करीब ये है, 5:30 बजे का ये समय है। गौरीकुंड और तिजुगी नारायण के बीच केदारनाथ मार्ग उत्तराखंड पर एक आर्यन एविएशन प्राइवेट कंपनी का जो बेल 407 हेलीकॉप्टर था, ये केदारनाथ से गुप्त काशी के लिए उड़ान भर रहा था। इसमें कुल 7 लोग थे, 6 यात्री थे और एक पायलट जिसमें 10 साल की बच्ची भी थी। सभी की मौत की पुष्टि हुई है। इसका मुख्य जो कारण माना जा रहा है वो है घना कोहरा, तेज हवाएं, दृश्यता कम और खराब मौसम। ये हेलीकॉप्टर रास्ता भटक गया और फिर जंगल में क्रैश हो गया। मौसम की अनदेखी और बिगड़ते हुए हालात हादसे की वजह बने। दरअसल मौसम वहाँ लगातार खराब चल रहा है, लेकिन आप अगर इस समय देखेंगे, मैं बहुत सारे कड़े शब्दों का इस्तेमाल तो नहीं करना चाहता, लेकिन 4 धाम यात्रा के नाम पर जिस तरह की अव्यवस्था दिखती है कई बार, यानी जो कंपनियां हैं वो फायदे के लिए किस तरह जान दांव पर लगाती हैं, अपने कर्मचारियों की भी और उन श्रद्धालुओं और तीर्थयात्रियों की भी जो इस देश में तीर्थ यात्रा और देश के अंदरूनी पर्यटन का एक मुख्य आधार है, देश के बने रहने का मुख्य आधार है, जो हज़ारों किलोमीटर दूर सफ़र तय करके भी भगवान केदारनाथ के दर्शन करने जाते हैं, बद्रीनाथ के दर्शन करने जाते हैं। लेकिन उस पर कोई नहीं, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था। एसडीएफ ने, एनडीआरएफ और उनकी टीमें रवाना हुई और पुष्कर धामी हमेशा की तरह इस तरह के मसले पे जो है वो एक्शन तो ज़रूर दिखता है प्रॉम्प्ट की, वो बात उस पर बयान भी जारी कर देते हैं और राहत कार्यों के आदेश तो उन्होंने किए हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय और डीजीसी हादसे की गहन जांच कर रहा है। दरअसल ये एक 2022 में भी इसी कंपनी का हेलीकॉप्टर केदारनाथ मार्ग पर क्रैश हुआ था, जिसमें भी 7 लोगों की मौत हुई थी और जांच रिपोर्ट थी उसमें भी यही था कि दुर्घटना भी खराब मौसम और पायलट के द्वारा मौसम का सही आकलन न कर पाना एक वजह थी। सुरक्षा पर लगातार सवाल उठते रहे। इस कंपनी की सेवा सुरक्षा को देखकर होता है कि भाई
और कंपनियां भी हैं, लेकिन इस कंपनी पर भी कई सारे सवाल उठे हैं। अगर हम लोग देखें तो 15 जून 2025 को, ये आज का हादसा है, 2022 में फिर आर्यन एविएशन का था, केदारनाथ मार्ग पर हुआ। 7 जून को अगर हम लोग देखें, पहले दोनों हादसे जो हैं खराब मौसम की वजह, 7 जून 2025 को क्रिस्टल एविएशन का देहरादून केदारनाथ मार्ग पर एक इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी, तकनीकी खराबी हुई थी, उसमें कोई मौत नहीं हुई थी। मई जून 2025 में अन्य जो सब मिश्रित कंपनियां हैं केदारनाथ पर, तकनीकी मौसम में 0 से 6 अलग अलग जगह पर डेथ हुई है। केदारनाथ का चूंकि एक तो मौसम बहुत ही एकदम पलट जाता है, चूंकि मैं उस हादसे का जो आज जिसको मुझे लगता है कि काफ़ी साल गुजर गए, 12-13 साल पहले, जब 2013 के उस जून में मैं उस हादसे के उसमें था, जो शुरुआती लोग रिपोर्टर्स थे जो वहाँ उस आपदा में पहुँचे थे कवर करने, उसकी एक अलग ही कहानी है। और वहाँ जो लाशें आपको मालूम होंगी, जो 1 साल बाद, हादसे के 1 साल बाद भी 350 से ज़्यादा लाशें जिनका अंतिम संस्कार किया गया था, उनकी खोज मैं खुद वो रिपोर्टर था जिसने उसकी खोज उस वक्त की थी। वहाँ पहुंचकर उन पहाड़ों में जो लाशें पड़ी थी, कंकालों में बदल गई थी, लेकिन उनकी खोज न सरकार ने की थी। उनके आने वाले रिश्तेदार ढूंढ ढूंढ कर उन जंगलों में, चूँकि उनके साथ ठगी भी हो रही थी, बहुत सारी घटनाएँ, कभी मैं इस पर एक बड़ी चर्चा करूँगा, क्योंकि वो मुझे लगता है इंडियन हिस्ट्री में एक अलग ही स्टोरी है जिसको संसद में भी उठाया गया। और उससे ज़्यादा बड़ी बात ये थी, मेरे लिए इस बात की संतुष्टि थी कि हिंदुओं का जो अंतिम संस्कार होता है, जिसकी ज़रूरत होती है, उन 350 शवों का सरकार ने, वहाँ राज्य सरकार ने अंतिम संस्कार किया। बड़े लेवल पर खोज चलाई गई ताकि उन लाशों का, जो लाशें उस हादसे में शिकार हो गई थी, उनको खोजा जा सके और हिंदू रीति रिवाजों से उनका संस्कार किया जा सके। तो मुझे लगता है कि वो उस पर एक अभी चर्चा होगी। लेकिन 4 धाम में हर साल हजारों श्रद्धालु हेलीकॉप्टर से यात्रा करते हैं। आर्यन एविएशन, क्रिस्टल एविएशन, ये कंपनियां हैं जो वहां यात्रा देती हैं। अब तक 5 हादसे हो चुके हैं यात्रा सीजन में, या इमरजेंसी लैंडिंग हो चुकी, जिसमें 2 बड़े हादसे हुए हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक सख्ती की ज़रूरत है वहाँ, ताकि मौसम की सटीक जानकारी, बेहतर नेविगेशन सिस्टम और पायलट की ट्रेनिंग उस पूरे हिस्से में हो। ये नहीं हो रहा, इस पर सबसे बड़ी बात यही की जाती है। मुझे लगता है कि आज की एक घटना पर अगर हम इसको देखते हैं तो ये बड़ी दुखद एक घटना है, जिस पर हमको बहुत ज़ोर से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कई हादसे हो चुके हैं। यात्रा का सीज़न है, मैं ऐसे कोई शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता जिनको कि ये लगे कि मैं यात्रा के लिए कुछ कह रहा हूँ। दरअसल बार बार वो यात्री, तीर्थयात्री जो एक श्रद्धा भाव जाते हैं, या इस वक्त गर्मी से निजात पाने के लिए उत्तराखंड में जा रहे हैं, उनके साथ मुझे लगता है कि और ज़्यादा संवेदनशीलता के साथ व्यवहार होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें वहाँ दिख रही हैं, उस पर भी चर्चा होंगी, लेकिन वो जो है उस पर एक बार पूरा रिव्यू करने की ज़रूरत है। तो हम अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर हमारी है वही ईरान और इजराइल के बीच का। अगर हम आज सुबह से शुरू करते हैं कि पश्चिम एशिया में जो है ये आसमान पे जो आग दिख रही है, ये अब हर किसी को चपेट में ले सकती है, क्योंकि देखिए वहाँ तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, और तेल की कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ रही हैं कि हो सकता है जो आयात बिल है भारत का, वो लगभग दुगना हो जाए। यानी ये बहुत बड़ी महंगाई के करीब आप आ सकते हैं, लेकिन उस पर बाद में चर्चा होगी। पहले ये देखते हैं कि हुआ क्या है। तो आज ईरान के सुबह की ये अपडेट है, जो ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड IRGC ने इजराइल पर फतेह 110 जुल्फिकार और अर्न 5 ड्रोन से हमला किया। बदले में इजरायली सेना ने ऑपरेशन राइजिंग लायन का जो कंटिन्यूएशन है उसको जारी रखा। ईरान के परमाणु ठिकानों, सैन्य अड्डों और तेल परिसरों पर उसने सटीक हमले किए, यानी उन पर बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। और ये जो सुबह ईरान पर जो पहले हमले की लहर थी, वो सुबह 5:45 पर जो समय था, लगभग 120 और 80 ड्रोन इजराइल की तरफ ईरान से भेजे गए, और तेल अवीव, हाइफा, असदौद, नेगेव और यरूशलम को निशाना बनाया गया। इजराइल की आयरन डोम और डेविड स्लिंग सिस्टम, ये जो 2 मेन सिस्टम है, हालांकि उनका तीसरा सिस्टम भी है जो बहुत महंगा पड़ता है, वो 2500-2000 किलोमीटर वाली जो रेंज की मिसाइल हैं उनको नष्ट करता है, लेकिन वो बहुत महंगा है, उस पर मैं बात करूंगा। लेकिन इनमें से 90% जो हमले किए गए थे, यानी जो 80 ड्रोन और 120 मिसाइलें जो एक अनुमान है, उनमें से 90% को मार गिराया गया, लेकिन कुछ निशाने पर पहुंचे हैं। और अब इजराइल में मरने वालों की संख्या 3 से 7 हो चुकी है। ये बहुत मुझे लगता है कि हमास के उस आतंकी हमले के बाद वैसे भी इजराइल ने ज़्यादातर ड्रोन्स और मिसाइल अटैक रोके थे, लेकिन ये बड़ी एक चिंता की बात हो गई है इजराइल के लिए। और सुबह इजराइल ने फिर इसका जवाब 2 घंटे के भीतर 42 जेट विमानों से ईरान के इस्फहान, नातांज, फोर्डो, खोरासान, बंदर अब्बास में एक टारगेटिंग वो की, और उसमें 3 वरिष्ठ IRGC जनरल दोबारा से मार दिए गए हैं। और मतलब
पहले उनके और जनरल मारे गए थे, अब और मारे गए। एक परमाणु विज्ञानी और 2 तेल रिफाइनरी पूरी तरह बर्बाद कर दी गई है। अब अगर हम इसको देखते हैं, इंटरनेशनल सबसे ज़्यादा प्रतिक्रियाएं आ रही हैं इसराइल के समर्थन में। उन्होंने कहा है अमेरिका के, चूंकि ट्रंप ने कहा है कि तेहरान विल बर्न इफ इजराइल इज हार्म्ड अगेन, कि अगर इजराइल को दोबारा नुकसान पहुंचाया गया तो तेहरान को जला दिया जाएगा, वो जल जाएगा। रूस ने तो खैर, लेवरोव का एक बयान था कि टू सॉवरेन स्टेट मस्ट शो रिस्ट्रेंट, कि उनको अपना संयम दिखाना चाहिए, एक संयमित बयान है। चीन ने बिल्कुल दोनों तरफ से कोई नहीं कहा, उसने वार्ता का प्रस्ताव किया। एससीओ को सक्रिय करने की, जो शंघाई सहयोग संगठन है, उसको भी उसने कोशिश की है कि उससे हो, हालांकि भारत ने उसमें हिस्सा नहीं लिया, मैं उस पर भी बताऊंगा। संयुक्त राष्ट्र संघ में बैठक, आपात बैठक हुई, दोनों पक्षों से महासचिव ने कहा है कि वो साथ फ्रांस ने दोनों पक्षों की आलोचना की है। उसने कहा है कि मिडिल ईस्ट इज द ब्रिंक ऑन न्यूक्लियर डिजास्टर। मुझे लगता है कि ये इसलिए ज़्यादा है क्योंकि वो उसी की वजह से तो इसराइल ने हमले किए थे। खामोश है सऊदी अरब। सऊदी अरब और यूएई वो जो सबसे अहम है, वो क्यों खामोश है, इस पर बहुत सारी बातें आ रही कि शायद एक बैकडोर के चैनल की विंडो खोली जा रही है, उस पर यह है। तेल उत्पादन और सुरक्षा की चिंताओं से वो घिरा हुआ है। ये दोनों अगर हम लोग बात करते हैं, भारत का एक ऑफिशियल बयान यही है कि भारत सभी पक्षों से संयम की अपील करता है। अगर हम इस पर देखें कि आखिर इन दोनों देशों के अंदर क्या चल रहा है, अगर हम अलग अलग तरीके से एनालाइज करें, क्योंकि ये वॉर है तो बाहर सब देख रहे हैं, लेकिन अंदर इन दोनों देशों के अंदर क्या हो रहा होगा। तो अगर हम ईरान के अंदर देखते हैं, शुरुआत करते हैं, तो तेहरान और कुम में विरोध और सरकार समर्थक रैलियां, विरोध प्रदर्शन भी हुए हैं और सरकार समर्थक रैलियां भी हुई हैं। चूंकि ईरान में पूरा मीडिया डोमिनेटेड है, सरकार उसको डोमिनेट करती है, लिहाजा बहुत ज़्यादा चीज़ें उसमें बाहर नहीं आती। इसके बावजूद सोशल मीडिया के दौर में कुछ चीज़ें आ रही हैं। तो तेहरान और कुम में इस वॉर के विरोध में, जो एक बहुत बड़ी बात है, चूंकि आपने देखा होगा महिसा अमीनी, यानी जो हिजाब की एक हिंसा हुई थी, हिजाब पर महिसा अमीनी के खिलाफ बहुत विशाल प्रदर्शन हुए थे अलग अलग जगह शहरों में। इस्लामी मुल्लावाद के जो मतलब वहाँ क्या ईरान के लिए बोला जाता है, उसके खिलाफ आपने देखा होगा कुछ लड़कियों ने तो उनकी पगड़ियाँ तक उतार कर फेंक दी थी जो रास्ते में मुल्ला उनको मिले थे। और तो मीडिया चैनल्स की अगर हम लोग बात करते हैं, उनको देखते हैं तो वो इसे एक युद्ध की तरह बता रहे हैं और कह रहे हैं जिहाद शुरू हो चुका। आयतुल्लाह खोमैनी ने इसको कह दिया फतवा जारी करके कि इजराइल की जड़ें उखाड़ना ही धार्मिक कर्तव्य, यानी ये एक जिहाद है, ये उन्होंने घोषित कर दिया, एक फतवा आप इसको मान सकते हैं। राजनीतिक सुधारवादी खेमा अभी इसको कह रहा है कि परमाणु संयंत्रों को युद्ध में झोंकना आत्मघाती है, यानी इस पर बातचीत करनी चाहिए। इसराइल के अंदर अगर हम देखते हैं तो नेतन्याहू ने एक आपातकालीन बैठक की थी, हम शांति नहीं स्थायित्व चाहते हैं, ये उनका था। आईडीएफ ने पूरे देश में जनरल अलर्ट घोषित कर दिया, रिजर्व फोर्स बुला ली गई है, जो उनकी रिजर्व फोर्स है, चूंकि हर आदमी वहाँ वॉर की ट्रेनिंग लेता है, ये ज़रूरी है इसराइल में, हर आदमी के लिए ये अनिवार्य है, तो लिहाजा वो रिजर्व में रहते हैं। उन फोर्सेस को बुला लिया है कि एक लंबी लड़ाई है। आम लोग जो है आश्रय केंद्रों में जा रहे हैं कि जो सोशल मीडिया पर अगर एक कोई आवाज़ गूंज रही है तो वो है नेवर अगेन नेवर साइलेंट, तो वो एक सरकार के साथ खड़े हुए दिख रहे हैं। अगर हम इसको अब देखते हैं कि इसका रिपकशन क्या हो सकता है, मतलब ईरान की रणनीति क्या है। आपको मालूम है यमन पर भी अटैक किया है हिजबुल्ला हुती के एक उस पर इजराइल ने, यानी ये जो हमास हिजबुल्ला और होती, ये जो ईरान के 3 एच हैं जो उसके साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं, उनको नष्ट करना इजराइल का पहला था। आपने देखा होगा हमास का हमला हुआ था, जिसके बाद ये पूरी गाजा की वार शुरू हुई 2023 में 7 अक्टूबर को। उसके बाद हमास के बाद हिजबुल्ला पर अटैक किया, यानी दूसरी आर्म थी जो ईरान के आतंक की, उसको तोड़ने की कोशिश की। और तीसरा फिर होती, जो यमन के होती वो हैं, वो भी बेसिकली ईरान का ही एक पार्ट है, ईरान का एक आतंक का हिस्सा और उसका बाहर एक्सटेंडेड जो ताकत है उसका हिस्सा है। तो उनको तीनों को शांत करना, जो सबसे पहले उनको नष्ट करना ही इजराइल की कोशिश थी, और उसी के बाद फिर ईरान पर ये हमला हुआ। लेकिन ईरान ने अब क्या किया, ईरान ने हिजबुल्ला को उसमें सक्रिय करना शुरू कर दिया है इजराइल में। यमन के होती ग्रुप जो है रेड सी में जो शिपिंग है उस पर हमले करने शुरू कर रहे हैं। साइबर हमले और वैश्विक तेल आपूर्ति पर नियंत्रण का प्रयास कर रहा है ईरान। की कोशिश ये है कि हॉर्मुज का जो है जहां
जहाँ से वर्ल्ड का 80% ऑयल जो है इधर से जो सप्लाई होता है उस पर कंट्रोल करने की कोशिश होगी। इजराइल ने ऑपरेशन साइलेंट कैनियन की योजना, जो IRCG जो सीरिया में, उन पर भी हमले कर सकता है और न्यूक्लियर फैसिलिटी को ये स्थायी तौर पर निर्यात करने के लिए EMP बम जो होते हैं उनको भी वो कर सकता है। अगर हम देखते हैं कि इंटरनेशनल दुनिया, क्योंकि ये कोई छोटा मसला नहीं है, ये एक ऐसी चीज़ नहीं जो दोनों देशों के बीच में समझ जाए, क्योंकि जिन जगह पर अटैक किए गए हैं वो तेल की सप्लाई के सबसे बड़े सोर्स हैं, तो लिहाजा ये आगे बढ़ सकते हैं। मिडिल ईस्ट में इसको लेकर बहुत बेचैनी आपको दिखाई दे रही है। सुरक्षा परिषद की एक आपात बैठक हुई है फ्रांस, और उसने जो है उसमें उस पर अटैक किया है, संयुक्त अपील की है कि भाई उस पर आगे जाके आप जो है उसको इसको शांति बनाए रखिए। तो मुझे लगता है कि ये बड़ी चीज़ है तुर्की, और वो पूरा कोशिश कर रहा है तुर्की कि ये तुर्की और पाकिस्तान की वो ईरान के पक्ष में एक बड़ी लहर खड़ी कर सकें। लेकिन जो सबसे बड़ी परेशानी आ रही है वो ये कि सऊदी अरब और UAE बहुत ज़्यादा मुखर नहीं है, यानी इस पूरे हमले में जॉर्डन ने अपनी एयर सीमाएँ बंद कर दी हैं, और वो ये सीमाएँ बंद करने को सीधे तौर पर ईरान का विरोध माना जा रहा है। इसीलिए मैंने आपको कल भी बताया था कि इस तरह से सोशल साइट्स पर हिंदुस्तान की पहले जॉर्डन को नष्ट करने की बात कह रही है, और ये जो इंटरनेशनल जो एनर्जी है उसका ये कहना है, जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है, कि वो जो है बहुत ही ज़्यादा इस मामले से स्तब्ध है, क्योंकि ईरान अब वो तमाम जो निरीक्षण करने के लिए उसने दी हुई थी छूट उसको हटा देगा, और इजराइल अब ये कर सकता है कि परमाणु जो उसके संयंत्र उनको प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक से हमेशा के लिए ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। उसका ये कहना है कि जो बंकर फ्रैक्चरिंग, आपने देखा होगा इजराइल की सबसे बड़ी ताकत या ईरान की, कि वो जो बंकर्स होते हैं उनके अंदर घुसकर जो नुकसान पहुंचाते हैं, जिस तरह से हमास की और ये जो हिजबुल्लाह की बड़ी लीडरशिप का सफाया किया गया था, उस तरह के बमों का इस्तेमाल जो उसको अमेरिका से मिलते हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि उस पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है, और यदि ये लड़ाई अब आगे की तरफ चलती है और परमाणु शस्त्र के उस तक पहुंचती है, तो ये 21वीं सदी का मुझे लगता है सबसे बड़ा डिजास्टर एक तरह से साबित हो सकता है। ऊर्जा संकट होगा, तेल की कीमतें 123 बैरल तक पहुंच चुकी हैं। अगर मैं आपको इसका अंतर समझाने की कोशिश करूं कि कुछ दिन पहले तक, इस युद्ध के 1-2 हफ्ते पहले तक 72 से 75 बैरल थी, वो 123 पहुंच गई है, और ये भारत, चीन और यूरोप जैसे देशों के लिए एक बहुत बड़े खतरे का बायस है, क्योंकि उनकी तमाम सारी ऊर्जा वहीं से आती है। इस पर रेड सी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर मैंने आपको बताया तनाव हो गया, भारतीय कंटेनर कंपनियों ने अपना रास्ता बदलने की शुरू कर दिया है। इजराइल और अमेरिका पर ईरानी हैकरों ने अभी तक 3200 से ज़्यादा हमले शुरू किए हैं, और वैश्विक संस्थान जो वित्तीय संस्थान होते हैं उन्होंने, मुझे लगता है कि उस पर बड़ा वो शुरू कर दिया। ये संघर्ष बड़ा हो सकता है। भारत को अगर हम देखें तो भारत ने, मैंने आपको बताया कि दोनों के लिए आधिकारिक रुख यही है कि उन्होंने संयम की बात की, लेकिन भारत ने SCO के बयान से अपने आप को दूर रखा। चीन, रूस, पाकिस्तान और ईरान ने, जो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, उसके संयुक्त वक्तव्य था, उसमें इसराइल की कड़ी आलोचना थी। भारत ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। उसका कहना यह है कि भारत अपना एक बैलेंस बनाए रखना चाहता है, दोनों देशों के साथ उसके गहरे रिश्ते हैं। इजराइल से सैन्य तकनीकी, तो ईरान से उसका ऊर्जा और चाहबार बंदरगाह, जिसके साथ भारत पाकिस्तान को बाईपास करके सेंट्रल एशिया के देशों में जाना चाहता है। तो ये बहुत अहम एक वो था, उसके लिए दिक्कत है बैलेंस ऑफ पावर। चूंकि जो SCO है ये चीन और पाकिस्तान का मिला जुला एक संगठन है, उनकी मिली जुली दुकान है, लिहाजा पाकिस्तान या चीन को वेटेज देने के लिए भारत इसमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकता। वैश्विक मंचों पर भारत एक अपनी जगह बनाए रखना चाहता है, इसीलिए भारत को जो EM जो हमारे हैं एक्सटर्नल जो मिनिस्टर हैं हमारे, उन्होंने कहा, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत किसी भी ज़बरदस्ती ब्लॉक पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेना चाहता, चूंकि एक ब्लॉक का राजनीति है। तो मुझे लगता है कि ये एक निर्णायक मोड़ पर लड़ाई जा रही है। भारत जैसे देशों के लिए एक चुनौती भी है तो अवसर भी है, क्योंकि ऊर्जा सुरक्षा है, प्रवासी नागरिकों की व्यापार मार्गों की मध्यस्थता, वो दिक्कतें हैं, उन सब पर बात होगी, क्योंकि भारत के 90 लाख के लोग करीबन मिडिल ईस्ट में हैं। तो मुझे लगता है एक बड़ी चिंता होगी, मध्यस्थता कर सकती है। तो संवाद और संतुलन, जहां भावनाएं नहीं हित प्राथमिक हो, भारत की नीति ये है। तो मुझे लगता है कि ये एक बड़ी वो हो सकती है। अब अपने आर्टिकल इस पर और आगे अपडेट करते रहेंगे, लेकिन हम अपने आर्टिकल तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। आज के जो हमारी खबर है वो है हिजबुत तहरीर। ये एक ऐसा संगठन है जो पूरी दुनिया में, मतलब अब कल NIA ने अलग अलग जगह पर छापे मारे, लगभग 1 दर्जन छापे मारे। मध्य प्रदेश में हिजबुत तहरीर के कुछ लोग
माफ कीजिएगा 2 साल पहले अरेस्ट भी किए गए थे। एक बड़ी कार्रवाई की गई थी पूरे मध्य प्रदेश में और वहाँ से बहुत बड़ा लिटरेचर्स, बहुत सारे हथियार और बहुत सारी योजनाएँ पता चली थी जो पूरे हिंदुस्तान में अलग-अलग जगह पर अटैक करने की थी। अब आप ये सोचिए कि उनकी दिक्कत क्या है? चूँकि इससे पहले एक बड़ा लिबरल और एक वामपंथी आइडिया इस देश में हुआ करता था। आतंकियों को बड़ा मजलूम दिखाया जाता था, बहुत ही मासूम, जिन्होंने किसी वजह से यानी उनके परिवार के लोगों के साथ ऐसा हुआ। याद होगा मुंबई, यहाँ तक कि इस देश की दिक्कत ये है कि इस देश का इंटेलिजेंसिया भी आतंक को आतंक की तरह नहीं देखता है, वो उसके बहुत सारी चीज़ें ढूंढता है। जैसे मुंबई, अगर आपको याद होगा ब्लैक फ्राइडे एक फिल्म बनी थी, चूंकि उस किताब को लिखा था सैयद हसनैन जैदी ने, उसको बहुत बड़ी फिल्म माना गया था ये सब चीज़ें। उसमें भी ये स्टेब्लिश करने की कोशिश की गई कि साहब इन्होंने इसलिए दंगे किए, मुंबई ब्लास्ट इसलिए किए गए कि साहब इनकी दुकानें जल गई थी, साहब इनके जल गए थे। अभी हाल में जो पकड़े गए आतंकी हैं उनमें से एक भी आतंकी का कभी कोई किसी से कोई नुकसान नहीं हुआ, ना उसको पुलिस ने रोका, ना कभी किसी आदमी ने पीटा, ना उसको किसी गाय चोरी में मारा गया, ना कोई भी उसका कोई रिश्ता नहीं है। बस उसको एक ही उन्माद है 90% का, वो आपको दिखाई देगा कि वो इस देश में शरिया आधारित शासन लाना चाहते हैं। तो ये एक खतरे का है, इसको लोग समझते नहीं है। और मैंने वही जो शुरुआती वक्तव्य में कहा कि इस देश के लिए तो ये भी दिक्कत है कि इस देश के नागरिकों को आतंक का अभी तक ये लड़ने की बात दूर है, समझ में नहीं आता, उसके साथ जुड़ने की कोशिश, उसको जानने की कोशिश नहीं करते कि आखिर ये नैरेटिव क्या है। चलिए मैं आपको हिजबुत तहरीर पर बताता हूं। इस संगठन की बढ़ती हुई गतिविधियां भारत के खतरे को उजागर करती हैं और भारत में यह संगठन कुछ साल पहले ही खबरों में आया था। अब हम इस पर, अगर हम इसकी कहानी पर जाते हैं तो हिजबुत तहरीर एक वैश्विक संगठन है और इसको अरबी में पार्टी ऑफ लिबरेशन कहा जाता है। चूंकि हमारे लिए तो दिक्कत ये है कि ये सारे नामकरण किसी हिंदी में नहीं होता, किसी दूसरी लैंग्वेज में नहीं होता, सिर्फ अरबी में होते हैं। दरअसल आपको एक वो छोड़ना पड़ेगा। बहुत बार आपको ये लगता है, मैं भी ये इस पत्रकार होने के नाते हमेशा इस असमंजस में ज़रूर रहता हूँ कि आखिर ये क्यों कहा जाएगा हिंदू मुस्लिम, क्यों ये कहा जाएगा कि तुम जो है घृणा की बात कर रहे हो। दरअसल आपको बहुत सारी चीज़ें अगर आप ईमानदारी से विवेचना करते हैं तो आपको सब दिखने लगता है। इस तरह के सारे आतंकी संगठनों के नाम आपको मूलतः अरबिक उसमें मिलेंगे। तो ये एक बात आपका पहला जहनी सवाल ये होता है कि आखिर ये अरबिक में क्यों होते हैं। इस पर मैंने आपके साथ चर्चा की थी। भाषा बहुत बड़ी ताकत है, मैंने आपसे कहा था। तो हिजबुत तहरीर अरबी में पार्टी ऑफ लिबरेशन 1953 में यरूशलेम में हुआ। आपके देश से उसका कोई लेना देना नहीं। मैं इसीलिए इस खबर को लिया हूं कि ये जो है यरूशलेम में था। शेख तकुद्दीन उल अल नबहानी नाम के एक फिलिस्तीनी इस्लामिक विद्वान और काजी थे, यानी धार्मिक न्यायाधीश थे। शुरुआत में इसका उद्देश्य था कि फिलिस्तीन को मुक्त कराया जाए, मतलब फिलिस्तीनी में, और एक अरब खलीफा राज्य यानी खिलाफत। आप देखिए सारे आतंकी संगठनों का एक ही सपना रहता है कि वो खलीफा बनाए, खलीफा बना के बाकी जो गैर इस्लामिक दुनिया है उसको नष्ट किया जा सके, या तो इस्लाम में तब्दील किया जाए या उसको नष्ट कर दिया जाए, जजिया देने के लिए बाध्य किया जाए। लेकिन बाद में इसका लक्ष्य क्या हो गया? एक वैश्विक खलीफेट की स्थापना, पुनर्स्थापना। वही मैं जो आपसे कह रहा हूँ, एचयूटी की विचारधारा हम लोग अगर उसके बिंदु देखें, खिलाफत की हिजबुत तहरीर को एचयूटी कहा जाता है शॉर्ट में, कि मुस्लिम उम्मा यानी वैश्विक मुस्लिम समुदाय को एकजुट करने, सरिया कानून को विश्व स्तर पर लागू करना है जो अफगानिस्तान में चल रहा है। आप समझ लीजिए, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, वो बुर्का आपको याद होगा जिसको शटल कॉक बुर्का कहा जाता है, जिसमें आंखें जो है जाली से घिरी रहती है, यानी आंखें भी नहीं दिखनी है। तो वो विश्व स्तर पर लागू किया जाए। एक इस्लामी खिलाफत को फिर से धर्म स्थापित करना अनिवार्य है। इसे अल्लाह द्वारा एक धार्मिक कर्तव्य मानते। गैर इस्लामी शासन का खंडन, ये उन राष्ट्र राज्यों धर्मनिरपेक्ष शासन और लोकतांत्रिक अवधारणाओं को खारिज करता है। यानी ये जो आतंकी पकड़े गए, इनको आपकी अदालतें बहुत सजा नहीं दे पाएंगी, क्योंकि उस तरह का कोई कंसेप्ट अभी भी नहीं डेवलप हो रहा कि ये जो धर्मनिरपेक्ष सिस्टम को उखाड़ देना चाहते हैं। इनके अंदर जो नस्लीय भावना है, जो नफरत की भावना है, उनके साथ कोई अन्याय नहीं हुआ, लेकिन उनको लगता है कि उनको आदेश है एक धार्मिक व्यवस्था से कि उनको ये सब करना है। तो ये उसका है। वर्तमान लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकारें गैर इस्लामी, उन्हें शरिया कानून पर आधारित इस्लामी राज्यों से प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए। इस देश में भी यही है। गैर हिंसक रणनीति का ये दावा करते हैं कि ये जो है राजनीतिक संघर्ष है, लेकिन निर्दोषों की हत्या ये कहते हैं कि कानून के खिलाफ है। लेकिन ये चीज़ सिर्फ उसमें है क्योंकि आतंकी संगठनों के पास जिस तरह की तैयारी मिली, बाकायदा ट्रेनिंग दी जा रही थी। और उस पर मैं और भी बताऊंगा। वास्तविक हिंसा और चिंताएं खुद को जो ये कहता है, लेकिन हिंसक और यहूदी विरोधी तत्व, और यहाँ हिंदुस्तान में हिंदू विरोधी, यानी यहूदी को रिप्लेस कर लीजिए, ये उसमें है। ये इस्लामी समूह द्वारा हिंसा और आतंकवाद को, यानी जो दूसरे हिंसा कर रहे हैं आतंकी संगठन, उनको ये न्यायोचित ठहराता है और प्रोत्साहित करता है।
जिन्हें कब्जे वाले मानते हैं, खासतौर से किनको कब्जे वाले मानते हैं, एक फिलिस्तीन है और एक कश्मीर है। आप समझ रहे हैं ना कि हिजबुत तहरीर हिंदुस्तान में क्यों है, क्योंकि उसको लग रहा है कश्मीर में जो है ये एक शरिया आधारित शासन होना चाहिए, इनका कोई लेना देना नहीं, ये कोई कश्मीरी नहीं, भोपाल में कोई कश्मीर नहीं गया, लेकिन उनका यही शासन है कि कश्मीर में चूंकि शरिया से होना चाहिए, चूंकि वहाँ मुस्लिम्स है। और कहीं इसे चरमपंथी या ये देखते हैं जिहाद की अवधारणा, बेसिकली जिहाद उसके मूल में है, उसकी अवधारणा के इसे काफिरों से लड़ने का एक अनिवार्य कर्तव्य मानता है। जब तक कि सब इस्लामी शासन के अधीन ना हो जाए, वे जिहाद के हिंसक और आध्यात्मिक आयामों के बीच में कोई अंतर नहीं, कोई आध्यात्मिक आयाम होता नहीं है। ये सब इस तरह की चीज़ें हम अक्सर जगह जगह एक बैलेंसिंग ऑफ वॉर या पॉलिटिकली करेक्ट होने के लिए देखते हैं। इस पर अपने स्थापना के बाद से ये 50 देशों में फैला हुआ था, है अभी भी। ये मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका, यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिण एशिया में शामिल है। हजारों से लेके 10 लाख तक इसके सदस्य की संख्या है। ये कई प्रतिबंधित है, बहुत सारे देशों में प्रतिबंधित है। बांग्लादेश है, चीन है, रूस है, पाकिस्तान में भी प्रतिबंधित है, बांग्लादेश में भी। लेकिन आपके देश में कितनी जड़ जमा रहा है ये सोच के देखिए। ब्रिटेन में 2024 में किया गया, कजाकिस्तान आदि सारे मध्य एशियाई देशों में, इंडोनेशिया में जो भी इस्लाम का सबसे बड़ा देश है इंडोनेशिया, वहाँ भी प्रतिबंधित है। लेबनान, यमन और संयुक्त अमीरात को छोड़ के बाकी तमाम अरब देश किसी भी हिजबुत तहरीर के संगठन को मान्यता नहीं देते, उसको गैर कानूनी और उसको अरेस्ट करते हैं। लेकिन भारत में जो है ये अलग से जब समझ में आया तो उस समय तक मुझे भी लगा कि ये नया संगठन कौन सा है। चूंकि मैं टेररिज्म को कवर करता रहा हूं तो मेरी एक दिलचस्पी के तौर पर अभी भी रहती है कि मैं चैनल जब हेड के तौर पर भी देख रहा था तो भी मेरी दिलचस्पी ये रहती है कि आखिर ये क्या है। तो इसमें भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने पिछले कुछ समय से गिरफ्तारियां की हैं और इस संगठन की गतिविधियों गंभीरता का अंदाज लगाया। भारत में हिजबुत तहरीर की गतिविधियां, रणनीति, गुप्त नेटवर्क है पूरा का पूरा जो चल रहा है, अलग अलग तरीके से भर्ती करता है। और इसकी बड़ी खतरनाक बात मैं आपको अभी बताऊंगा। इसका मुख्य लक्ष्य है कमजोर संवेदनशील मुस्लिम युवाओं को कट्टरपंथी बनाना, भर्ती करना। वे भारत की धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ उसको युवाओं को प्रेरित करके इसको उखाड़ने की कोशिश करते हैं और शरिया कानून द्वारा शासित एक इस्लामिक राज्य की स्थापना का उद्देश्य लेकर चल रहे हैं। सबसे पहले आपके देश में सबसे खतरनाक यह है कि मध्य प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों में इसने शैक्षणिक संस्थानों में घुसपैठ की है। ये युवाओं को प्रभावित करने, कट्टरपंथी करने का एक व्यवस्थित प्रयास है जो एजेंसीज की जानकारियों के मुताबिक है। इसमें पेशेवर योग्य आदमी लिए गए, मतलब जो स्पेशलाइज्ड हैं, ये उन्होंने कोशिश की। मैं आपको बता चुका कि वो जो कहानियां इस देश में चलती रही, वो जो वामपंथी लिखते रहे तमाम किताब, वो दुखी, वो गरीब, ये मजलूम, ये सब, इन सब का आतंक से कोई रिश्ता नहीं है। आतंक का रिश्ता कहीं और है, जिस पर चर्चा करते वक्त आपके देश के तमाम नेताओं की, एक्सपर्ट्स की, सबकी जीभ लटकाती है। पेशेवर योग्यता इन्होंने अपने जैसे दंत चिकित्सक इन्होंने भर्ती किए, क्लाउड सर्विस इंजीनियर, और अभी अपने गुर्गों को शामिल करने की कोशिश करता है जिससे तोड़फोड़ और आंतरिक जो खतरे हैं उन तक ज़्यादा रीच बढ़ा सके। सोशल मीडिया और सुरक्षित ऐप करते हैं ये वही जो मैसेजिंग ऐप है, रॉकेट, चैट, पहले सिग्नल अलग अलग किया करते थे, तो मुझे लगता है कि वो बहुत ही सारी उस पर है। बैठ के गुप्त बैठक करते हैं। दावा, यानी दावा मतलब शामिल करना। दावा एक बड़ा पार्ट है जिसमें इस्लाम के लोग आपको धर्मांतरण के लिए या किसी एक काम के लिए बनाते हैं। अब रिपोर्ट्स जो हैं हिंदू समुदाय, इसके रिपोर्टों से पता चलता है कि हिंदू समुदाय के खिलाफ हिंसक कृत्यों में शामिल रहे हैं। मई 2023 में मध्य प्रदेश के जंगलों में मार्शल आर्ट और शूटिंग का गुप्त प्रशिक्षण लेते हुए, यानी उनमें आपने देखा होगा किस तरह से एक वीडियो आया था, वो कैसे मारना सिखा रहा है कि कैसे आपको मारना है, कौन कौन से आपके वो सारी चीज़ें हैं। और ISIS जैसे संगठनों ने, ये भारतीय सरकार के MHA ने कहा है कि जो हिजबुत तहरीर के युवाओं को ISIS जैसे संगठनों में होने के लिए प्रेरित कर रहा है और आतंकवादी गतियों के लिए धन जुटा रहा है। भारत में अगर हम लोग इसके बारे में थोड़ी सी बता देता हूं मैं, मई 2023 में मध्य प्रदेश ATS और तेलंगाना काउंटर इंटेलिजेंस ने कई भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर एक समन्वित अभियान में हिजबुत तहरीर के जुड़े गुप्त नेटवर्क का पर्दाफाश किया था। पहले चरण में भोपाल और छिंदवाड़ा से 11 संदिग्ध सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। तेलंगाना, हैदराबाद से 5 लोगों को लिया गया और इनमें से कुछ वो लोग थे जो हिंदू धर्म छोड़ के मुस्लिम बने थे। तो आप उस खतरे को सोचिए कि ये कन्वर्जन सिर्फ वो नहीं है। अक्टूबर 2024 में भारत सरकार ने इस पर बैन लगा दिया गया था, जो कि UAPA 1967 के एक्ट के अनुसार साफ कहा गया था इसमें कि इसका उद्देश्य जिहाद और आतंकवादी गतिविधियों के माध्यम से लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई सरकारों को उखाड़ फेंकना और भारत सहित
विश्व स्तर पर एक इस्लामी राज्य और खिलाफत स्थापित करना है जो भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था और राजनीतिक सुरक्षा के लिए खतरा है। अब ये जो 14 जून को जो एनआईए ने मध्य प्रदेश के भोपाल, राजस्थान के झालावाड़ में कई स्थानों पर तलाशी ली, ये उसी कार्रवाई का हिस्सा है जिसका उद्देश्य युवाओं को कट्टरपंथी बनाना और भारत की लोकतांत्रिक सरकार को उखाड़ने वाले लोगों को पकड़ना है। तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा युवाओं के लिए खतरनाक है और अलग अलग जगह, तो मैं ये कह सकता हूँ कि भारत में इसका विस्तार हो रहा है, इस पर ज़रूर ध्यान देने की ज़रूरत है। अब मैं अपने खबर के आखिरी फेज़ की तरफ चलता हूँ, चूँकि वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन मैं आपको उसके बारे में सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि आज इतिहास जो है, हम एक ऐसे बादशाह के एक ऐसे सम्राट की बात करेंगे जिसने दोबारा से दिल्ली की गद्दी पर एक कोशिश की थी कि वो विदेशी हमलावरों के उस अन्यायपूर्ण शासन को खत्म कर सके जो लगातार जारी था, जिसमें हिंदुओं को जजिया देना पड़ रहा था, उनको यात्रा कर देने पड़ रहे थे, उनकी बच्चियों को गुलाम बनाकर बेचा जा रहा था। उस लड़ाई के बीच में हालांकि शुरुआत उसने एक छोटे से सिपह सलार से की थी शुरुआत, और आखिर में वो हिंदुस्तान की उस गद्दी पर जा बैठा था जिसे देश का सर्वोच्च पद कहा जाता था, यानी हिंदुस्तान का सम्राट। हम बात कर रहे हैं हेमू विक्रमादित्य। अगर आपके जहन में वो नाम नहीं आया हो तो उसके पीछे आपकी गलती नहीं, इस देश की शिक्षा व्यवस्था है जो इस तरह के लोगों को कभी सामने नहीं आने। हेमू, जिन्हें आमतौर पर हेमू कहा जाता है, 16वीं शताब्दी में भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण पन्ना है, लेकिन ये कमतर आंका गया व्यक्ति है। अगर मैं इसको देखता हूँ, उनका जन्म जो है एक साधारण परिवार में हुआ था, अलवर के रेवाड़ी में। ये कहा जाता है वो एक बनिया परिवार से थे, उसकी प्रारंभिक शिक्षा शाही या सैन्य नहीं थे। पहले वो जो आपको मालूम है किस तरह सूर्य वंश ने हुमायूं को हरा कर इस देश से शेरशाह सूरी ने भगा दिया था। ये अफगानी मूल के थे और वो मुगल थे, तो ये एक लड़ाई आपसी राइवलरी भी थी, और वो वहाँ से चौसा का वॉर हार कर हिंदुस्तान से निकलकर ईरान के शाह के यहाँ बैठा हुआ अपनी जान की सलामती कर रहा था। उसी बीच के रास्ते में अमरकोट में अकबर का जन्म हुआ था। तो इसका रास्ता कैसे जुड़ता है? वो है पहले सूर्यवंश का अंतिम शासक जो था आदिल शाह, वो एक व्यापारी उसके यहाँ था, फिर एक सैन्य आपूर्ति प्रबंधक, और अंततः एक प्रमुख मंत्री बन के वहाँ एक उसका सेनापति रूप में हुआ। और वो पूरी तरह से योग्यता और उसकी रणनीतिक समझ के आधार पर थी, क्योंकि आप सोचिए आदिल शाह जैसा शासक जो इस्लामिक उसके साथ था, उसने इसको इसलिए बनाया क्योंकि ये लगातार जीत में था। हेमू एक असाधारण सैन्य कमांडर माना जाता है। अगर हम लोग हिंदुस्तान के सैन्य कमांडरों के बारे में कभी सोचते होंगे, आपने कभी सोचा होगा कि हेमू नाम का एक सैन्य कमांडर हुआ जिसने हार का मुंह ही नहीं देखा था आखिरी लड़ाई तक। आदिल शाह सूरी के लिए 22 लगातार लड़ाइयां जीती, यानी 22 लड़ाइयां उसने लगातार जीती, जिसमें बंगाल के गवर्नर के खिलाफ, विद्रोही सरदारों के खिलाफ, यानी बड़ी से बड़ी लड़ाइयां थी जो फुल फ्लैज वार थे, वो उसने जीते। कोई छोटी मोटी लड़ाइयां नहीं। लेकिन इतिहास में आप बहुत सारे लोगों को पढ़ते हैं, ये अभिजीत वो अभिजीत, लेकिन हेमू आपको कहीं नहीं मिलता। उसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि 1556 में उसने दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया था, और दिल्ली की लड़ाई में उसने मुगलों को हराया था बुरी तरह। और जो हुमायूं की मृत्यु के बाद अकबर के राज्याभिषेक से ठीक पहले का वक्त था, जब मुगलों के बीच में अंदरूनी लड़ाइयां चल रही थी, और आखिर में दिल्ली पे कब्जा करने के बाद उसने हेमू ने स्वयं को विक्रमादित्य कहा। आप ये सोचिए कि हिंदुस्तान को जो लोग ये कहते हैं कि इसका कोई रास्ता नहीं, इसका कोई इतिहास नहीं, वो सोचिए कि एक ऐसा शासक भी जब बनता है जिसका कोई रिश्ता उस क्लैन से नहीं, वो विक्रमादित्य होने की परिकल्पना करता है। वो विक्रमादित्य जिसको हम एक इंसाफ, जो न्याय की प्रतिमूर्ति मानते हैं, जिसको आम जनता के लिए विक्रमादित्य का शासन, एक ऐसा शासन जहां किसी के साथ कोई अन्याय नहीं होता, ये मध्य युग तक आते आते भी लोगों के जहन में था। अब आप जरूर भूल गए हैं, आपकी नज़र में नेपोलियन का शासन या दूसरे शासन ज़्यादा कीमती हो गए हैं। तो यह उपाधि प्राचीन भारतीय इतिहास में शक्तिशाली और न्यायप्रिय हिंदू सम्राटों जैसे चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा धारण की जाती थी। इस उपाधि को धारण करने वाला आखिरी हिंदू सम्राट था, ये कहें शासक था। लगभग 1 महीने तक दिल्ली पर शासन किया, और इस दौरान उसने बहुत ज़बरदस्त प्रशासनिक सुधार करने की कोशिश की थी। यानी हिंदुओं को जिस तरह प्रताड़ित किया जा रहा था, उसको रोकने की, यात्रा और तमाम करों को और इन सबको हटाने की, यानी वो कोशिश कर रहा था एक आहत राष्ट्र की आत्मा पर कोई मरहम लगाने की। लेकिन ये तो इस देश का दुर्भाग्य है कि ऐसा कभी हो नहीं पाया। पानीपत की दूसरी लड़ाई शुरू हो गई। ये लड़ाई जो है उनकी कहानी की आखिरी लड़ाई थी। अकबर की सेना से मुकाबला हुआ। वो बैरम खां था वहाँ, अकबर तो उस समय एक छोटा सा बच्चा था, 15-16 साल का। और इस युद्ध में हेमू ने बड़ा शानदार, मतलब ये इतिहास का वो युद्ध है जिसने सिर्फ एक तीर ने इस देश की किस्मत बदल दी। किस्मत कैसे बदल जाती है सेकंडों में। क्यों हमारे यहाँ कहा जाता है यस अपयस हानि लाभ जीवन मरण सब कुछ विधि हाथ, इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जब हेमू लड़ाई के जीत के करीब था, ये सब इतिहासकार लिखते हैं,
तो वहां एक आकस्मिक तौर पे तीर आंख में लगा, बेहोश हो गया। सेना ने जैसे ही गिरा, देखा ये हिंदू वॉर की एक बहुत बड़ी कमजोरी रही है कि वो सिर्फ अपने शासक के लिए लड़ते थे, वो किसी उनके सामने कोई और उद्देश्य नहीं होता था। लिहाजा उसमें आंख में तीर लगा, वो गिर गया, सेना बिखर गई, एक बेहोश हेमू को पकड़ के लाया गया और उसका जो है सर काटने के लिए, क्योंकि अकबर ने जो गाजी की उपाधि हासिल की थी वो यही सर, क्योंकि हिंदुओं का सर काटना था। इसमें बैरम खान ने, हालांकि फिल्मों में कुछ और दिखाया जाता है, ये कहीं और कुछ कहा जाता है, लेकिन ये भी माना जाता है कि अकबर ने इस जो पकड़े हुए, बेड़ियों में जकड़े हुए हेमू के ऊपर बहादुरी दिखाई, उसका गर्दन जो है सर से उतार दे और गाजी बना। हेमू की अब समाधि कहाँ है, मेरा जो सवाल था, चूंकि इसी पर मेरे एक दोस्त चंद्रमोहन हैं जो अमर उजाला में हैं, और उनकी एक उस पर था कि उनकी समाधि कहाँ है, आखिर हिंदू सम्राट की समाधि कहाँ है। एक आर्टिकल आया था तो मुझे याद आया कि आपके साथ उस पर बात करनी चाहिए। ये पानीपत के शहर सलारजंग गेट के पास है, एक साधारण सी, बिना किसी उस पर कोई ना तो साजा सामग्री है, अलंकरण नहीं है, और स्थानीय लोग और पर्यटक भी वहाँ नहीं जाते हैं। ये दुर्भाग्य है, और यही इस बात की वजह है क्योंकि आपको बार बार इतिहास की गलतियों का सबक क्यों मिलता है, क्योंकि आप अपने इतिहास को देखना नहीं चाहते। ये एक सबसे बड़ी बात थी कि क्या इतिहास ने इस महान योद्धा के साथ न्याय नहीं, क्योंकि मेरा ये मानना था कि इस इतिहास ने इसके साथ अन्याय नहीं किया, क्योंकि हेमू के बारे में जो भी हमको जानकारी मिली मुगल काल के इतिहासकारों से, अबुल फजल के अकबरनामा, बदायूनी के मुंतखब अल तवारीख और निज़ामुद्दीन अहमद तबकात अब गरीब मिली है, तो ये इतिहासकार मुगल से जुड़े थे, लिहाजा उसके बारे में सिर्फ एक हेमू को प्रतिबंधित करना और उसको एक महिमा मंडित कर रहे थे। मुझे लगता है राष्ट्रीय एक जातिगत पृष्ठभूमि और सामाजिक थी, क्योंकि एक वैश्य था उस समय, मुझे लगता है कि नहीं था, इसीलिए अन्य शासकों से उसको कम समर्थन दिया गया और कम अवधि का शासन था। लेकिन अभी हाल फिलहाल में मुझे लगता है कि इतिहास में हेमू विक्रमादित्य एक व्यापक पहचान और महत्व की ज़रूरत थी, जो नहीं दिया गया। मैं हर इतवार रविवार को आपको इसी तरह की एक इतिहास की कोई कहानी से ज़रूर वाबस्ता कराना, और इस उम्मीद में कि आप हेमू विक्रमादित्य के इतिहास को दोबारा पढ़ेंगे, समझेंगे, और अगर आपको कुछ नया मिलता है तो आप मेरे साथ शेयर करेंगे। ये मेरा आपसे एक अनुरोध है। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी। वीडियो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्कार।